हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी ए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सी। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी अगर उस तरीके की सिचुएशन हमारे साथ बन जाए तो और हमने उसको प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया उस सिचुएशन को और तो हमारे लिए दिक्कत आ सकती है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए क्या है कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और उसका एक ब्लूप्रिंट जो है आप AIS TIS रिपोर्ट के थ्रू दे सकते हैं, जिसके अंदर की जो है हमारी SFT की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी उन ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे हमारी AIS TIS रिपोर्ट जनरेट होती है। और जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो हम उससे एटलीस्ट गो थ्रू होते ही होते हैं कि कोई ऐसी इनकम ना रह गई हो जो कि हमने डिस्क्लोज ना की हो और जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारी डिपार्टमेंट के पास में हो। अगर हम बात करें कोरोना की और कोरोना के बाद की, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22, 22-23 और 23-24 जो अभी हमारा चल ही रहा है ITR फाइलिंग का, तो उसमें क्या है कि काफ़ी ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जो कि पीपल्स ने जो है रिपोर्ट नहीं की और उनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास थी। आज हम एक केस स्टडी लेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्चुअल नोटिस जो एक पर्सन के पास आया है और उन्होंने किस तरीके से उनको हैंडल किया है, तो उन टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2020 के अंदर जब कोरोना का बीमारी फैली थी तो उस टाइम लॉकडाउन हुआ था। तो एक पर्सन थे, उन पर्सन को जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे फॉरेन के अंदर। तो वो फॉरेन में जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कई बार उनको जो है फॉरेन जाना भी पड़ता था। तो कोरोना के टाइम हुआ क्या कि वो इंडिया से फॉरेन गए और जैसे ही वो फॉरेन पहुंचे उस टाइम जो है वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लग गया। अब उस पर्सन ने जो है अपनी सर्विसेज जो थी कंपनी को वर्क फ्रॉम होम के थ्रू देते रहे इन फॉरेन कंट्री के अंदर ही, और उनकी जो है पेमेंट्स जो है वो फॉरेन करेंसी में आती रही। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो रेजिडेंट्स तो इंडिया के ही थी, उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह जो थे वो इंडिया के थे, लेकिन अब वो फॉरेन में फंस गए तो उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स तो करने ही थे सर्वाइवर के लिए। तो वो 1.5 से 2 महीना जो है वो फॉरेन में रहे और फॉरेन में रहने के दौरान जो है जो भी उनके बेसिक नीड्स थी और जो भी होटल के बिल्स वगैरह थे, जो भी जिस भी तरीके से उन्होंने मैनेज किया, तो उन सबकी पेमेंट जो है उन्होंने इंडियन बैंक अकाउंट के थ्रू की। और वहाँ पे जो भी पेमेंट करनी होती थी तो उस टाइम जो अपना कार्ड होता था उसको वो स्वाइप कर देते तो उससे उनकी जो है पेमेंट हो जाती थी। तो इस तरीके से वो धीरे 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 1.5-2 महीने जब भी फॉरेन में रहे तो उन्होंने जो है वो ट्रांजेक्शन्स की। और वो ट्रांजेक्शन्स जो है ये मान के चलिए मोटा मोटा 40 से 50 लाख रुपए के आसपास की ट्रांजेक्शन हो गई और बाद में जो है वो पर्सन जो है फॉरेन में सेटल भी हो गई। तो अब उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर ये ट्रांजेक्शन्स कर दी और असेसमेंट का जब अपनी ITR फाइलिंग का टाइम आया तो उन्होंने ITR जो है वो फाइल नहीं की। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, जो फॉरेन की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये हमारी SFT रिपोर्टिंग के अंदर आती हैं और बैंक ने जो है ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस बैंक अकाउंट से इस पर्सन ने इस पेन के अगेंस्ट जो है ये फॉरेन में ट्रांजेक्शन्स की हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है उनको नोटिस भेज दिया उस पैन नंबर के अगेंस्ट कि भाई आपने जो है ये फॉरेन की ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो आप हमें इसका सोर्स ऑफ इनकम बताइए और आपने ITR क्यों ना फाइल की है उसका रीज़न बताइए। तो उस पर्सन ने जो है उसको नोटिस को अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद उन्होंने जो है इधर उधर थोड़ा सा सर्च आउट किया और उसके बाद जो है अपना रिप्लाई ड्राफ्ट किया। तो अब बात करते हैं कि पहले तो बात अंडरस्टैंड करते हैं कि 1 सेक्शन 33 सबसेक्शन 6 जो होता है उसके अंदर क्या पावर होती है असेसिंग ऑफिसर के पास में। जो इनकम टैक्स का सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 है उसके अंदर जो ऑफिसर हैं उनको पावर दी गई है कि वो किसी भी पर्सन से जो है इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई वो उस पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है या किसी और पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। मान के चलिए कि मैंने ट्रांजेक्शन की है और मेरे पास नोटिस आ जाता है, मैंने ट्रांजेक्शन की बी पर्सन के साथ में और बी पर्सन का जो केस है वो स्कूटनी में लग जाता है। तो अगर मैंने कोई हैवी ट्रांजेक्शन बी पर्सन के साथ कर रखी है तो बी पर्सन का जो असेसिंग ऑफिसर है वो मेरे को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर नोटिस भेज के इंक्वायरी कर सकता है कि भाई इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है आपसे रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन्स आ रखी हैं, तो आपने क्या ये ट्रांजेक्शन की है या नहीं की है। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस नोटिस को रिप्लाई करें। अदरवाइज केस में उस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो हमारे ऊपर जो है पेनल्टी लगा दे 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और जो कि काफ़ी हैवी अमाउंट हो जाता है।
तो अब बात करते हैं, हम अपने आप टॉपिक पे आते हैं कि उस पर्सन के पास जब नोटिस आया तो उन्होंने जो है किस तरीके से उसको हैंडल किया। तो अब नोटिस आ गया, उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह रेडी की कि भाई इन ट्रांजैक्शन का सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए। तो उन्होंने अपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसको अपनी आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज किया, और जो भी एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड थे उन्होंने उसको अपने पीएनएल का प्रिपेयर करके जो है डिपार्टमेंट को शोकेस किया कि भाई इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब बात ये उठते हैं कि उन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी थी। तो अगर आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में आपकी कितनी ट्रांजेक्शंस हुई हैं और कितनी आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसके लिए अगर आपको ध्यान में हो कि पिछले 2 या 3 साल पहले सेक्शन 139(8)A लेके आया गया था, जिसके अंदर बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिसके अंदर आप अपनी, अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी है या आपने कोई इनकम स्केप करी है और आप वॉलंटरी अपनी रिटर्न को जो इनकम है उसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 139 इन सबसेक्शन 8A के अंदर जो है अपनी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं, सॉरी मैंने पिछले जो है उसको बिलेटेड रिटर्न बोल दिया। सेक्शन 139(8)A के अंदर जो रिटर्न जाती है उसको हम अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं। और तो उस पर्सन ने जो है अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी, जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटीज़ बनती थी उन्होंने उसको जो है डिस्क्लोज किया, और विद पेमेंट, लेट पेमेंट एंड जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट था वो पे करके अपनी रिटर्न फाइल करी। इसके बाद जब उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करी तो साथ में उस नोटिस का रिप्लाई भी देना था कि भाई क्या क्या उन्होंने ट्रांजैक्शंस की थी और उनको किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट किया, यूज़ किया था उस इनकम को। तो वो सारा डिस्क्लोजर जो है उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है। तो वो देने के बाद जो है डिपार्टमेंट अभी उनकी कम्युनिकेशंस चल रही हैं कि भाई आपने ये इनकम किस तरीके से जनरेट की थी, क्या था क्या नहीं था। तो इस तरीके के जो है नोटिस 1 सेक्शन 33 सब सेक्शन के 6 के अंदर जो काफ़ी सारे आ रहे हैं। और अगर आपने सुना भी हो कि कुछ टाइम पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिन पर्सन ने 80C के अंदर फेक डिडक्शंस क्लेम की थी उनको भी सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर जो है इंक्वायरी के नोटिस भेजे थे कि भाई आपने जो ये डिडक्शंस क्लेम की हैं तो इनका जो है हमें प्रूफ दिखाइए। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का अगर नोटिस आ जाए तो सबसे पहले हमने उसका रूट कोज देखना है कि किस वजह से जो है वो नोटिस हमारे पास आया है, और हमें उस नोटिस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उनको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो एक प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट करना है कि किस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हुई थी, क्या उसके पीछे कंट्री होता। तो इन चीज़ों को डिस्क्लोज करते हुए हमें अपना रिप्लाई सबमिट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। अदरवाइज केस में अगर आपका रिप्लाई जेन्युइन और प्रॉपर वे में नहीं गया तो हो सकता है कि आपका केस जो है स्क्रूटनी में खुल जाए, और उस स्क्रूटनी में खुलने के बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने डिस्क्लोज नहीं भी की होती तो वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है और आपके ऊपर जो है लायबिलिटी आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है जब भी नोटिस आए तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। तैयार करने के बाद जो है आप एक प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट करें, और विद इन द जो भी उनका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है उस टाइम के अंदर जरूर अपने नोटिस को कंप्लाई करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है 500 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ऑफिसर के पास जो है वो लेट फीस लगाने का ऑप्शंस होता है। तो इस तरीके से जो है आपको इस केस को हैंडल करना है। अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से इस केस को हैंडल करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम जो है जल्दी से जल्दी, अगर आपकी कोई इस तरीके की क्वेरी आती है तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।